चलिए बेटा, चले आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। दो वर्ड, पहला है इंडस्ट्री और दूसरा क्या है बेटा, डिस्प्यूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। तो आप अगर नोट्स में देखोगे इंडस्ट्री का मतलब वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट, ये सब किसकी डेफिनेशन में आता है बेटा, इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आता है। बट आपको नहीं लगता कि सर इंडस्ट्री की डेफिनेशन बहुत ही नैरोअर डिफाइन की गई है। अगर ये एक्ट डिस्प्यूट को डील करता है तो डिस्प्यूट तो बहुत लोगों के बीच में हो सकता है। फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने बेटा इंडस्ट्री के डेफिनेशन को थोड़ा इनहांस किया एक केस स्टडी के थ्रू। नीचे देखो आपको एक केस स्टडी दिख रहा बैंगलोर वाटर सप्लाई का, बैंगलोर वाटर सप्लाई राजप्पा का केस दिख रहा। देखो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में इंडस्ट्री के डेफिनेशन को बेटा इनहांस किया गया, इंडस्ट्री के डेफिनेशन को इनहांस किया गया। क्या बोला गया, इंडस्ट्री का मतलब क्या है, तीन चीजें देखो। पहला, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, प्रॉफिट मेकिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप। प्रॉफिट मेकिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन या एस्टैब्लिशमेंट कर रखा है उसकी वजह से, जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन या एस्टैब्लिशमेंट कर रखा है उसकी वजह से किसी न किसी पर्सन की नीड फुलफिल हो रही हो तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ इंडस्ट्री। दोबारा बोल रहा हूं, तीन चीजें आपको देखनी है। क्या क्या, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो उस एक्टिविटी की वजह से किसी न किसी की नीड फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो हम बोलेंगे क्या, ये इंडस्ट्री है। अब मुझे बताओ, हॉस्पिटल भी इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आ गया, क्यों, वहां भी एम्प्लॉयड एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है, प्रॉफिट मेकिंग वहां भी है, और तीसरा वहां पे किसी न किसी की नीड फुलफिल हो रही है। किस चीज की नीड फुलफिल हो रही है, कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी किसकी डेफिनेशन में आ गया, इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आ गया। तो आज के दिन आप इंडस्ट्री की डेफिनेशन तो एज इट इज जो लॉ मेकर ने लिखा है वो तो रट्टा मारो ही मारो, और साथ में ये केस लॉ याद रखना है। कौन सा केस लॉ याद रखना है, बैंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस राजप्पा का केस आपको याद रखना है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था कि सर इंडस्ट्री के डेफिनेशन में क्या आएगा, इंडस्ट्री के डेफिनेशन में वो सारी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, वो सारी एस्टेब्लिशमेंट आएगा, वो सारा ट्रेड आएगा, वो सारा बिजनेस आएगा जहां पे क्या होगा बेटा, तीन चीजें, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप, प्रॉफिट मेकिंग हो या ना हो, बट उसकी वजह से क्या होना चाहिए बेटा, किसी न किसी पर्सन की वांट और विशेष पूरी हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ इंडस्ट्री। समझा, तो इंडस्ट्री का मीनिंग समझ में आ गया। सबसे पहले सर ये एक्ट जो है क्यों आया, इंडस्ट्री का मीनिंग समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर ये एक्ट क्यों आया। इस एक्ट में बेटा 5 बातें लिखी गई है, ठीक है। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो फर्स्ट लाइन मैंने क्या लिखा है, प्रमोशन ऑफ मेजर्स ऑफ सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिनिटी एंड गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के रिलेशनशिप क्या हो बेटा, गुड हो। इसी वजह से हमने क्या अपनाया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर हमें डिस्प्यूट को सेटल करना है तो क्या, किस लिए हमने लॉ बनाया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। अब पूछोगे पहले सर ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब है बेटा तीन बातें, डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, एंड डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई। ऐसा ही हमने वर्ड कहीं और पढ़ा था, कहां पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। डिस्प्यूट बिटवीन किसमें, कौन सा चैप्टर था लास्ट लेक्चर में, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन वर्कर्स, ठीक है। चलो दोबारा बताओ, डिस्प्यूट किसके किसके बीच में, डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई, एंड
एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, यानी दो इंडस्ट्री के डिस्प्यूट को भी हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो अगर इंडस्ट्री में कोई डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए हमने क्या बनाया बेटा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। हाँ, इस एक्ट में बेटा चार बातें जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़नी है वो है स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ। स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ, ठीक है, स्ट्राइक, लॉकआउट एंड ले ऑफ, ये और रिट्रेंचमेंट। स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट, ये चार चीजें हमें बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़नी है। चलो सबसे पहले देखो मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैंने लिखा है, उसमें वही बातें लिखी है, डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, ठीक है। उसके नीचे देखो हु कैन रेज द डिस्प्यूट, कौन रेज कर सकता है डिस्प्यूट, तो बोला एम्प्लॉई। सवाल उठा क्या सिंगल वर्कमैन रेज कर सकता है डिस्प्यूट, क्या सिंगल वर्कमैन डिस्प्यूट रेज कर सकता है? लॉ मेकर ने बोला नो, सिंगल वर्कमैन कभी भी डिस्प्यूट रेज नहीं करेगा, कलेक्टिव नंबर ऑफ वर्कमैन होने चाहिए डिस्प्यूट को रेज करने के लिए। अब लॉ मेकर ने यह भी नहीं लिखा कि कलेक्टिव नंबर ऑफ वर्कमैन कितने होंगे, बस कुछ वर्कर्स मिलके क्या कर सकते हैं बेटा, डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक केस ऐसा है जहां पे सिंगल वर्कमैन भी डिस्प्यूट को रेज कर सकता है, वो केस कौन सा है कि अगर बेटा अगर सिंगल उस वर्कमैन को रिट्रेंच किया गया है या ऑफिस से निकाला गया है बिना किसी रीजन से, बिना किसी रीजन से, तो वो सिंगल वर्कमैन भी डिस्प्यूट को रेज कर सकता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है हु कैन रेज अ डिस्प्यूट, क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ डिस्प्यूट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड अ सिंगल वर्कमैन डज नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एक सिंगल वर्कमैन और एम्प्लॉय का डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है, बट इफ द वर्कमैन हैज अ बॉडी और कंसिडरेबल सेक्शन देन मेक्स अ कॉमन कॉज विद द इंडस्ट्रियल वर्कमैन देन सच अ डिस्प्यूट विल बी कॉल्ड एज अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। लेकिन नीचे देखो क्या लिखा हुआ, हाउएवर in respect of certain dispute relating to the dismissal, discharge, retrenchment, termination of service, even a single workman can raise a dispute, ठीक है। तो चार चीजों में सिंगल वर्कमैन भी डिस्प्यूट रेज कर सकता है। कौन से चार चीजें हैं बेटा, डिसमिशल, डिस्चार्ज, रिट्रेंच और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस विदाउट एनी रीजन। तो आप क्या कर सकते हो, सिंगल वर्कमैन भी डिस्प्यूट को रेज कर सकता है। बताता हूं, आगे बताता हूं, सारी चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, आगे आ जाओ। मीनिंग ऑफ वर्कमैन, सर वर्कमैन का मतलब यहां पे क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्कमैन? तो लॉ मेकर ने सिंपल क्या बोला कि भैया वर्कमैन का मतलब है, अगेन फैक्ट्री एक्ट में क्या पढ़ा था, रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप है किसका बेटा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का, तो वो किसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, वर्कमैन की डेफिनेशन में आ जाएगा। ये मत देखो वो कौन से पोस्ट पे काम कर रहा है, किस जगह पे काम कर रहा है, दैट इज डजंट मैटर, लेकिन आपको सिर्फ याद क्या रखना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का क्या होना चाहिए बेटा, रिलेशनशिप होना चाहिए, तो वर्कमैन है। लेकिन तीन लोग बेटा यहाँ पे वर्कमैन नहीं कहलाएंगे, ओनली तीन लोग, बाकी सब लोग यहाँ पे क्या कहलाएंगे, वर्कमैन। सिर्फ तीन लोग यहाँ पे वर्कमैन नहीं कहलाएंगे। पहला, पर्सन एम्प्लॉयड ओनली ऑन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, यानी अगर तुम मैनेजमेंट लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काम करते हो तो आप वर्कमैन नहीं हो। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काम करता है, वो वर्कमैन की डेफिनेशन नहीं आएगा। मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काम करता है, वो वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। सवाल उठा क्या कोई सुपरवाइजर वर्कमैन की डेफिनेशन में आएगा, बोला यस, लेकिन अगर उस सुपरवाइजर की सैलरी 10,000 पर मंथ से ज्यादा है तो अगेन वो वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। सुपरवाइजर वर्कमैन की डेफिनेशन में आएगा, लेकिन अगर उस सुपरवाइजर की सैलरी 10,000 से ज्यादा है तो अगेन वो बेटा वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। देखो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, पर्सन एम्प्लॉयड इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी एंड ड्रॉइंग वेजेस एक्सीडिंग 10,000 पर मंथ, तो वो वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन उसकी सैलरी 10,000 से कम है तो वो वर्कमैन की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सन सब्जेक्ट टू द आर्मी नेवी, आर्मी नेवी ये सब बेटा वर्कमैन थोड़ी होते हैं, ये लोग वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, याद रहेगा। तो देखो सारे लोग आएंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस पे काम करता है सब आएगा, बस इन तीन लोगों को छोड़ दो, ये लोग वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। समझ में आ रहा, पक्का? चलिए नेक्स्ट पेज पे आओ।
नेक्स्ट पेज पे बेटा लिखा हुआ है डिस्प्यूट को सेटल करना कैसे करना है, पूरा हायरार्की इसका याद रखना है बेटा। डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए देखो आपको 5-6 लेयर्स हैं। सबसे पहला है ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी, फिर उसके बाद है कॉन्सिलेशन ऑफिसर, फिर है आपका बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। ठीक है, चलो ध्यान सुनना डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होता है। अगर किसी कंपनी में 20 या उससे ज्यादा वर्कर हैं, अगर किसी कंपनी में 20 या उससे ज्यादा वर्कर है, उस कंपनी को एक कमेटी अपॉइंट करना पड़ेगा जिसका नाम है ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी कंपनी में 20 या उससे ज्यादा वर्कर हैं तो क्या अपॉइंट करना पड़ेगा आपको? ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। क्लियर है? ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी क्या होता है? एक कमेटी बनाई जाएगी, वर्कर सबसे पहले अपना कंप्लेन लेके कहां जाते हैं? ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में, जीआरसी में जाएंगे सबसे पहले। क्लियर है? तो वर्कर कभी भी कंप्लेन रेज करेंगे तो सबसे पहले कहां जाएंगे बेटा? जीआरसी में वो कंप्लेन रेज करेंगे। ठीक है, जीआरसी ने कोई डिसीजन दिया या जीआरसी सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं या जीआरसी के डिसीजन से वर्कर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकते हैं। कहां अपील कर सकते हैं बेटा? कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास। याद करो, हमने आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट पढ़ा था, उसमें एक टॉपिक था कॉन्सिलेशन, तो हम कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास क्या करेंगे बेटा? अपील करेंगे। लेकिन अगर मान लो कॉन्सिलेशन ऑफिसर भी डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर पा रहा है, कॉन्सिलेशन ऑफिसर भी डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर पा रहा है, तो अपील जाएगी बेटा किसके पास? बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन के पास। या कॉन्सिलेशन ऑफिसर ने जो जजमेंट दिया उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं अपील कहां करूंगा? बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन के पास। अब ध्यान से, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन कोई डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करता है। ठीक है, देखो पहला हायरार्की आपको लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी विल ट्राई टू सेटल द डिस्प्यूट। Second point, if the dispute is not settled, it will refer to the conciliation officer and the conciliation officer will try to arrive at amicable। याद आ रहा कुछ? amicable का मतलब होता है आपसी समझौता। क्या बताया था? आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन जो है वो आपसी समझौते के बेसिस पे क्या करते हैं बेटा? डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट, इफ ही इज अनेबल टू डू सो ही विल सेंड अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको रिपोर्ट भेज देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन को अपॉइंट करेगा। नाउ बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन विल सेटल द डिस्प्यूट। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, सबसे पहले मैटर कहां जाओगे? जीआरसी के पास लेके जाओगे। जीआरसी अगर डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर पा रहा है तो किसके पास जाओगे? कॉन्सिलेशन ऑफिसर। अगर कॉन्सिलेशन ऑफिसर डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर पा रहा है तो मैटर किसको फॉरवर्ड कर देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिस्प्यूट सेटल नहीं करेगा, वो किसको अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन को। और बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन क्या करेगा बेटा? डिस्प्यूट को सेटल करेगा। एक बात बताओ, पहले लेवल की बात करो तो 3 टायर हो गया, 3 लेवल हो गए। पहले कौन? जीआरसी, दूसरा कौन हो गया? कॉन्सिलेशन ऑफिसर, और तीसरा कौन हो गया? बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन। मान लो ये 3 भी डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर पा रहे, तो डिस्प्यूट करने वाले मतलब जिनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है उनके पास राइट है कि वो 3 में से किसी के पास भी जा सकते हैं। 3 लेयर कौन कौन सा है? लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। इसमें से तीनों में से कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे समझो बेटा, सबसे पहले जीआरसी, फिर कॉन्सिलेशन ऑफिसर, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर किसको देता है? बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन को। अगर इन तीनों जगह पे डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पाया तो कहां जा सकते हैं आप? लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। लेकिन ध्यान से, आप इन तीनों में जाने से पहले अगर आप आर्बिट्रेशन के पास जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इन तीनों में जाने से पहले अगर आप आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। अगर आर्बिट्रेशन में गए तो फिर से आपको वही आर्बिट्रेशन वाला मेथड लगाना पड़ेगा पूरा। हाँ, आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। समझ में आ रहा? आप चाहो तो इन तीनों से पहले कहां जा सकते हो? आर्बिट्रेशन। तो फिर पूरा प्रोसेस और मेथड कौन सा वाला लगाओगे? आर्बिट्रेशन वाला लगाओगे। याद है वहां पे आर्बिट्रेशन में कैसे डिस्प्यूट फाइल होता था? 2 पार्टी, स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट और डिफेंस, फिर हेयरिंग और रिटन प्रोसीडिंग, फिर क्या होगा? अगर उनसे सेटलमेंट नहीं हो पा रहा तो एक्सपर्ट की ओपिनियन, और फिर लास्ट में क्या करते हैं? कोर्ट का असिस्टेंस लेते हैं। अब अवार्ड आता है, अवार्ड की कॉपी किसको भेज देते हैं? पार्टी टू को। जितने भी पार्टी हैं उन पार्टी टू द डिस्प्यूट को अवार्ड की कॉपी भेज देंगे। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर है जो अपन ने आर्बिट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था। सब कुछ सेम, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है।
क्लियर है यहां तक कोई डाउट? अच्छा अब एक बात सुनो, लॉ मेकर क्या बोल रहा है, बेटा ये जो आर्बिट्रेशन के पास जाओगे वॉलेंटरी होगा, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, हम आपके लिए यहाँ पे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे हमें टाइम लगेगा, तुम वॉलेंटरी बेसिस पे किसके पास जा सकते हो? आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हो। वॉलेंटरी बेसिस पे किसके पास जा सकते हो? आर्बिट्रेशन के पास। ठीक है, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे कि आप आर्बिट्रेशन के पास ही जाओ, आपकी मर्जी है, जाना चाहते हो जाओ, नहीं जाना चाहते हो मत जाओ। अब सर आप बोलोगे अमित सर ये जो लेबर कोर्ट आपने लिखा है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल लिखा है या नेशनल ट्रिब्यूनल लिखा है, क्या इसका कोई हायरार्की है? नो, आप तीनों में से किसी के पास भी जा सकते हो, तीनों में से किसी के पास भी आप जा सकते हो। जनरली बेटा जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है ना, इसका दायरा बहुत ही लिमिटेड है, ये इतने ही टाइप के डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा, लेकिन लेबर कोर्ट और नेशनल ट्रिब्यूनल का दायरा क्या है? बहुत बड़ा है, तो आप कहीं भी चले जाओ। मोस्ट ऑफ द लोग कहां जाते हैं बेटा? लेबर कोर्ट में, याद रहेगा। देखिए नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखोगे तो आपको लिखा हुआ है मैटर विद इन द जुडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल करके, कौन कौन से मैटर वो डील कर सकता है। देखो वेजेस इंक्लूडिंग द पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट, याद आ रहा? हमने मिनिमम वेज पढ़ा था कि कम से कम इतना वेज तो आपको मिलना चाहिए, तो अगर आपको उतना वेज नहीं मिल रहा है तो, या याद है पेमेंट ऑफ वेजेस का एक टाइम था, 1000 से कम वर्कर होंगे तो अगले महीने की 7th को, और 1000 से ज्यादा वर्कर होंगे तो अगले महीने की 10 तारीख को पेमेंट मिलना चाहिए। और अगर तुम्हारा टर्मिनेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट छोड़ के जा रहे हो, तो विद इन 2 वर्किंग डेज, याद आ रहा? तो बोला अगर इन लॉ का कंप्लायंस नहीं हुआ, आपको वेजेस टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। किसके पास? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास। दूसरा कॉम्पनसेशन, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा बेटा कॉम्पनसेशन का। देन आवर्स ऑफ वर्क, याद है अपन को वर्किंग आवर कितने थे? एक दिन में 9 घंटे, 9 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करोगे, लेकिन 9 घंटे काम करवाने के लिए हर एक 5 घंटे में आधे घंटे का क्या मिलेगा बेटा? ब्रेक मिलेगा, याद आ रहा? मैक्सिमम ब्रेक मिला के आप 10.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो उससे अगर आपको प्रॉब्लम है, वर्किंग आवर से प्रॉब्लम है, तो आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लीव, याद है लीव 240 डेज का काम करोगे देन यू आर एलिजिबल फॉर लीव, हर एक 20 डेज के वर्क पे आपको एक दिन की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, तो उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। बोनस आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। वर्कर्स का जो ग्रेड क्लासिफाई कर रखा है उससे आपको दिक्कत है। रूल्स ऑफ डिसिप्लिन से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, तो इन सब मैटर्स को लेके आप कहां जा सकते हैं बेटा? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास। बाकी इसके अलावा किसी मैटर आप लेबर कोर्ट और नेशनल ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। हायरार्की याद हो गया? सबसे पहले कहां जाओगे? ग्रीवेंस रिड्यूशल कमेटी। लेकिन बेटा एक बात मुझे बताओ, जीआरसी तो तब होगा ना जब नंबर ऑफ एम्प्लॉय 20 या उससे ज्यादा होंगे, अगर उससे कम होंगे तो जीआरसी तो होगा नहीं, तो सीधा कहां जाओगे आप? कॉन्सलेशन ऑफिसर। जीआरसी तब होगा जब नंबर ऑफ एम्प्लॉय 20 या उससे ज्यादा होंगे, लेकिन 20 या उससे कम एम्प्लॉय है तो जीआरसी बनाना मैंडेटरी नहीं है ना। अब किसी ने मैंडेटरी जीआरसी नहीं बनाया तो वो कहां जाएगा? पहले कॉन्सलेशन ऑफिसर के पास। फिर कहां जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ कॉन्सलेशन। तीनों जगह पर डिस्प्यूट सेटल नहीं हो पाया तो आप वॉलेंटरी बेसिस पे किसके पास जा सकते हैं? आर्बिट्रेशन के पास। इन तीनों के पास जाने से पहले कौन कौन से ये 3 लोग हैं? लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। अब ध्यान से समझना, आर्बिट्रेशन बेटा जो भी आपको अवार्ड देगा, ठीक है, बाकी देखो सारा टॉपिक हमने आर्बिट्रेशन में ऑलरेडी पढ़ा है। आर्बिट्रेशन आपको जो भी अवार्ड देगा उस अवार्ड को बेटा पब्लिश करना होता है। उस अवार्ड को क्या करना होगा? आपको पब्लिश करना होगा। और वो अवार्ड वैलिड रहता है बेटा 1 ईयर के लिए। 30 डेज में आपको अवार्ड बताना पड़ेगा और अवार्ड वैलिड रहता है 1 ईयर के लिए। याद रहेगा? नेक्स्ट पेज पे देखो मीनिंग ऑफ अवार्ड करके लिखा हुआ है। The award becomes effective only after 30 days of its publication. Generally, the validity period of an award is 1 year. अच्छा, याद आ रहा कुछ? आर्बिट्रेशन के पास हम सेटलमेंट कर सकते थे। याद आ रहा कि भैया हम लेंदी डिस्प्यूट को नहीं ले जाना चाहते तो हम आर्बिट्रेशन के सामने ही क्या कर लेंगे? सेटलमेंट कर सकते हैं, अमिकेबल सेटलमेंट। लेकिन याद है सेटलमेंट के रिगार्डिंग अपील पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना, अगर तुमने आर्बिट्रेशन के पास जाकर सेटलमेंट कर लिया तो इन 3 को भूल जाओ, इन 3 को भूल जाओ, फिर यहां 3 पे नहीं जा पाओगे। याद रहेगा? पक्का डिस्प्यूट रिजॉल्व करना आ गया। अब बस बेटा हमें 4 टॉपिक जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, एक है स्ट्राइक, एक है आपका लॉकआउट, एक है आपका ले ऑफ, एक है आपका रिट्रेंचमेंट। बस ये 4 टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। ध्यान से, आपको पता है आपके न्यू सिलेबस में
ये सारे एक्ट को सिर्फ एक ओवरव्यू करके छोड़ दिया है। हम लोगों ने इस पूरे एक्ट को बहुत डिटेल में समझा था। हम लोगों की एक्ट जो चलती थी, एक एक एक्ट बेटा 4-4 5-5 घंटे का लेक्चर होता था। आपके पूरे सिलेबस में सब चीज को ओवरव्यू करके छोड़ दिया। आप जब अपने मॉड्यूल को देखोगे ना तो 2-3-4 पेज में आपका पूरा टॉपिक कवर्ड है। तो अभी क्या है, डिटेल में इतना नहीं समझना, सारे एक्ट को सिर्फ क्या कर रखा, ओवरव्यू। पहले हमारा पूरा का पूरा सिलेबस ही हुआ करता था इंडस्ट्रियल लॉ करके, पूरा का पूरा सिलेबस जिसमें सिर्फ हम लेबर की बातें सीखते थे। 30-35 एक्ट्स हमें सिर्फ लेबर लॉ पे पढ़ने पड़ते थे। अभी आपके सिलेबस में बहुत कम कर दिया। चलिए, पहला हम पढ़ रहे बेटा स्ट्राइक। सबसे पहले बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? देखो, वर्कर की डिमांड फुलफिल नहीं होती है तो वर्कर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। वर्कर ने कोई डिमांड किया और डिमांड फुलफिल नहीं हो रही, कहां चले जाएंगे वो? स्ट्राइक पे। लेकिन एक बात बताओ, क्या आपको बिना डिमांड के आप स्ट्राइक पे जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है सर। पहले डिमांड तो करो। डिमांड अगर फुलफिल कौन नहीं कर रहे हैं? आपके एम्प्लॉयर, तो आप कहां जा सकते हो? स्ट्राइक पे जा सकते हो। अब ध्यान से, सर स्ट्राइक पे कब जाओगे? तो लॉ मेकर ने क्या बोला, आपका डिमांड जो है वो लीगल और रीजनेबल होना चाहिए। आपका डिमांड क्या है? लीगल और रीजनेबल होना चाहिए। अगर आपका डिमांड लीगल और रीजनेबल है तो स्ट्राइक वैलिड माना जाएगा एंड आपको स्ट्राइक का पेमेंट भी मिलता है। मतलब सैलरी आपकी कंटिन्यू रहेगी, सैलरी नहीं कटेगा। समझ में आ रहा मैंने क्या बोला? कि भाई स्ट्राइक पे कब जाओगे? पहले डिमांड करो। अगर वो डिमांड फुलफिल नहीं कर रहे तो कहां चले जाओगे? स्ट्राइक पे। देखो क्या लिखा हुआ है, A strike means a cessation of work by a body of person employed in any industry acting in combination or in concert refusal or a refusal under a common understanding of any number of person। 399 पेज पे है। मिला आपको? स्ट्राइक समझ में आया? डिमांड होगा फिर क्या होगा बेटा? स्ट्राइक। लेकिन डिमांड कैसा होना चाहिए? लीगल और रीजनेबल। इसको आप जस्टिफेबल बोलो, लीगल एंड जस्टिफेबल। अगर लीगल एंड जस्टिफेबल है तो ही आपको पेमेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन देखो क्या लिखा हुआ है, 4 केसेस ऐसे हैं जहां पे आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। पहला, अगर आपका मैटर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग में था। कहां था? कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग में। उनका ऑर्डर आया, उसके 7 डेज के बाद ही आप स्ट्राइक पे जा पाओगे। मतलब आपका जो मैटर था, हमने 3 लेबर लॉ के नाम लिखे थे, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट। अगर आपका मैटर वहां पे था, उन लोगों के जजमेंट आने के 7 डेज के बाद ही कहां जा पाओगे? स्ट्राइक पे। सेकेंड, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग। अगर आपका केस पेंडिंग पड़ा हुआ है इन तीनों के पास तो आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, इनका जजमेंट आने दो फिर जा सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। अगर तुम्हारा जो मैटर है वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में है, अगर तुम्हारा मैटर कहां है बेटा? आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे है, तो तुम स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, जजमेंट आने दो उसके बाद। एंड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन सेटलमेंट और अवार्ड इज इन ऑपरेशन। अभी मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था? आर्बिट्रेटर का अवार्ड कितने दिन तक वैलिड होता है? 1 साल। तो जब तक आर्बिट्रेटर का वो अवार्ड वैलिड है तुम स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। याद रहेगा? तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से ऐसे 4 केसेस जहां पे आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, तो यही 4 केसेस आपको लिख के आना है। क्लियर है? 5वां पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का केस होगा। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, पहले ये समझो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या है। मुझे बताओ, अगर ट्रेन, मुंबई की लोकल ट्रेन के ड्राइवर से स्ट्राइक पे चले जाए, या BST बस स्ट्राइक पे चले जाए, या ऑटो, सारी की सारी ऑटो ने स्ट्राइक पे चले गए, आपको नहीं लगता मुंबई ठप हो जाएगी? है कि नहीं? तो बेटा इसको बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी। मुंबई के सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए, ये पब्लिक यूटिलिटी का केस है। ठीक है? मेट्रो के सारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, ये पब्लिक यूटिलिटी का केस है। ठीक है? मान लो सारे गटर साफ करने वाले लोग स्ट्राइक पे चले गए, ये पब्लिक यूटिलिटी का केस है। समझा? तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, जब भी कोई पब्लिक यूटिलिटी का केस होगा तो स्ट्राइक करने वाले लोगों को अपने डिपार्टमेंट को 6 वीक पहले बताना है। कितने दिन पहले? 6 वीक पहले बताना है। सॉरी 6 वीक नहीं बेटा, 14 डेज पहले, सॉरी 14 डेज पहले बताना है। कितने दिन पहले बताना है? 14 डेज पहले बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल BST के ड्राइवर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, ठीक है? तो पहले उन्होंने डिमांड रखी होगी BST को। अब BST ने फुलफिल नहीं किया होगा उनकी डिमांड, तो वो नोटिस दे देंगे कि हम इतने तारीख को कहां जा रहे हैं? स्ट्राइक पे। देखते हो, आपको ऑलरेडी पता होता है कि आज ऑटो वालों का स्ट्राइक है या टैक्सी वालों का स्ट्राइक है। कैसे पता होता है? क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने इन्फॉर्म कर रखा होता है।
क्यों कर रखा होता है? आपको याद हो लॉकडाउन से पहले बीएसटी वाले 7 दिन के लिए स्ट्राइक पे गए थे मुंबई में, और उन 7 डेज के लिए मुंबई गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट किया था प्राइवेट बसों का। मुंबई गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट किया था प्राइवेट बसों का, ठीक है। तो बीएसटी वाले जब स्ट्राइक पे गए तो सड़क पे सिर्फ कौन सी बस चल रही थी? प्राइवेट बस। क्यों अरेंज करना पड़ता है गवर्नमेंट को? क्योंकि बेटा पब्लिक यूटिलिटी का केस है। तो 14 डेज पहले आपने नोटिस दिया। अब जब नोटिस आपने दिया और आपकी डिमांड मान लो जेन्युइन नहीं थी, तो उन्होंने बोला ठीक है हम अभी आपकी डिमांड नहीं सुनेंगे, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि आपका क्या हो सकता है। ये लोग स्ट्राइक पे चले गए। स्ट्राइक बेटा 6 वीक के अंदर में हो जाना चाहिए। अगर 6 वीक के अंदर में तुमने स्ट्राइक कमेंस नहीं किया तो तुमने जो अप्लाई किया था स्ट्राइक के लिए वो लैप्स हो जाएगा। तो आपने नोटिस भेजा और उनका ऑर्डर आ गया, और उसके 6 वीक के अंदर में आपको कहां जाना है बेटा? स्ट्राइक पे। अगर स्ट्राइक पे नहीं गए 6 वीक के अंदर में तो जो आपको अप्रूवल मिला था वो क्या हो जाएगा बेटा? लैप्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, दिस नोटिस इज वैलिड इफ स्ट्राइक कमेंस विद इन 6 वीक, अदरवाइज फ्रेश नोटिस इज रिक्वायर्ड। इफ सच नोटिस इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट अथॉरिटीज शुड बी इन्फॉर्म्ड विद इन 5 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस, ठीक है। और अगर मान लो तुम इलीगल स्ट्राइक पे चले गए तो देखो फाइन कितना जोरदार है, 50 रुपए पर डे। इलीगल स्ट्राइक पे चले गए तो कितना फाइन है बेटा? 50 रुपए पर डे, और मैक्सिमम जेल हो सकता है आपको 1 महीने तक का। बस इतना ही? हाँ, 50 रुपीज पर डे, और मैक्सिमम जेल कितना हो सकता है बेटा? 1 मंथ का आपको जेल हो सकता है। आई बातें समझ में? और दूसरी बात याद रखना, जब तक आप स्ट्राइक पे रहोगे तब तक आपको आपकी सैलरी का 50% मिलता रहेगा। आपकी सैलरी का 50% बेटा स्ट्राइक के टाइम पे मिलता रहता है, आपकी सैलरी कट नहीं होती। लेकिन पता है स्ट्राइक पे 50% कम मिलेगा जब आपका स्ट्राइक जो है 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, लीगल और जस्टिफेबल। क्या सेटिस्फाई कर दे? लीगल और जस्टिफेबल। आप बोलोगे अमित सर लीगल और जस्टिफेबल का मतलब क्या है? सबसे पहले लीगल का मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो हमने पढ़ा है। जस्टिफेबल का मतलब क्या है? कि आपका डिमांड रीजनेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मेरे एम्प्लॉय हो, आप लोगों ने मुझसे एक डिमांड की। डिमांड क्या करी? कि सर हमें कन्वेंस फैसिलिटी दो, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक के लिए हमें क्या चाहिए? कन्वेंस फैसिलिटी। बताओ ये डिमांड जेन्युइन है? हाँ। जेन्युइन है। लेकिन आपने क्या बोला कि सर सुनो कन्वेंस फैसिलिटी में चाहिए क्या? ओनली फरारी कार। ये जेन्युइन नहीं है। अब ये बेटा अनजेन्युइन डिमांड हो गया। तो लॉ मेकर ने क्या बोला? ऐसे डिमांड नहीं करते बेटा, ये तो गलत बात है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर है? अवॉइड करना पड़ता है ना ऑफिस से। क्या? कॉल सेंटर्स पे जो जॉब करते हैं उन लोगों को तो मिलता ही होगा ना फैसिलिटी। तो क्या उनको फरारी कार दूं? फरारी कार नहीं, मतलब उनको तो कन्वेंस है ना, लेकिन फरारी कार थोड़ी डिमांड कर सकते हैं। वो कोई बस डिमांड करेंगे ना, और क्या डिमांड करेंगे? आ रही बातें समझ में? और बस में ही बोलेंगे नहीं अपन को तो एसी वाली चाहिए, डिलक्स बस चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा भाई। एम्प्लॉयर की जो मर्जी होगा वो देगा। तुम्हें बस क्या चाहिए? फैसिलिटी चाहिए ना। अगर मैं आपको बस प्रोवाइड नहीं कर रहा तो ठीक है, मैं आपको कन्वेंस चार्जेस दे देता हूँ, आप उसके थ्रू आओ। शर्म करो ना लायक कुछ। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। अब आपको ढूंढ के बताना है 5 स्ट्राइक मैं बता रहा हूं, इसमें से कौन सा स्ट्राइक है और कौन सा नहीं है। पहला स्ट्राइक है स्टे इन, सिट डाउन, पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक। स्टे इन, सिट डाउन, पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक। जैसे मुझे बताओ, अपन लोग कंपनी सेक्रेटरी हैं, हमें स्ट्राइक पे जाना है तो हम क्या करेंगे? दंगे फसाद करेंगे? नहीं, पेन ही नहीं उठाएंगे एक दिन के लिए, 10 दिन के लिए हम कोई काम ही नहीं करेंगे। भैया हमारे सिग्नेचर की भी तो वैल्यू है, हम 10 डेज तक किसी डॉक्यूमेंट पे साइन ही नहीं करेंगे। ये भी क्या है बेटा? स्ट्राइक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, कोई मैकेनिक अगर स्ट्राइक पे जाना चाहता है वो 10 डेज तक अपनी काम बंद कर देगा, टूल डाउन स्ट्राइक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, गो स्लो। प्रणीत क्या बोल रहा है? सर मैं तो गो स्लो करूंगा। क्या प्रणीत बोला? हाँ ठीक है, सुनो प्रणीत क्या बोल रहा है कि भाई गो स्लो। गो स्लो का मतलब क्या होता है? लॉ मेकर ने बोला, एक बात मुझे बताओ, प्रणीत क्या बोल रहा है कि भाई मैं काम तो करूंगा लेकिन धीरे धीरे करूंगा। ये बताओ एम्प्लॉयर के मजे ले रहा है या स्ट्राइक पे जा रहा है? मजे ले रहा है ना भाई। तुम क्या बोल रहे हो? काम तो करूंगा लेकिन कल तक जो काम मैं आपको 3 घंटे में करके दे रहा था आज मैं 13 घंटे लगाऊंगा। ये तो गलत है ना। तो बोला गो स्लो इज नॉट अ स्ट्राइक, गो स्लो इज नॉट अ स्ट्राइक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, सिंपैथिक स्ट्राइक। सिंपैथिक स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? किसी वर्कर्स के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो उसके लिए आप कहां चले गए बेटा? सिंपैथिक स्ट्राइक पे, यानी धरने में बैठ गए, ठीक है हम 4 दिन के लिए काम नहीं करेंगे। समझा? एक होता है बेटा हंगर स्ट्राइक, जो आप लोग डेली करते हो अपने घर में। हंगर स्ट्राइक मतलब भूख हड़ताल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये है आपका बेटा क्या? हंगर स्ट्राइक।
नेक्स्ट है आपका, जैसे मान लो वर्कर के साथ कुछ हुआ, आप लोगों ने सबने डिसाइड किया 2 दिन के लिए मौन व्रत, सिंपैथिक स्ट्राइक, ठीक है। और एक होता है बेटा वर्क टू रूल, ये तो अजीब ही कहानी है। अनिकेत मान लो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, ये भी स्ट्राइक पे जा रहा है, लेकिन इसने काम करने के तरीके को ही चेंज कर दिया, प्रोसीजर चेंज कर रहा है। मुझे बताओ ये स्ट्राइक है क्या? ये स्ट्राइक है क्या? मतलब काम करने का जो एक यूजुअल वे होता है, ये आराम आराम से काम कर रहा है, तो वो तो गो स्लो हो गया, लेकिन एक काम कर रहा है लेकिन काम के तरीके को चेंज कर रहा है। एक बात मुझे बताओ, जनरली वर्क करने के लिए क्या होगा? टाइम पे आना पड़ेगा, बॉस की बातें सुननी पड़ेगी, ये आराम से कभी मन होता है कभी आता है, दिल कर रहा है तो काम कर रहा है, नहीं तो व्हाट्सएप पे लगा रहता है, ठीक है। तो वर्क टू रूल का मतलब क्या है? गाइडेंस को तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। मुझे बताओ, इससे एम्प्लॉयर को तो नुकसान होगा ना, तो तुम ही तो बदला ले रहे हो ना, रिवेंज ले रहे हो ना, कि तुमने मेरी डिमांड नहीं पूरी करी और मैं ऐसा करूंगा। तो बोला गो स्लो एंड वर्क टू रूल इज नॉट अ स्ट्राइक। याद रहेगा पक्का? स्ट्राइक समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट आ जाओ, लॉकआउट। हाँ, दोनों कर सकता है। अब देखो लॉकआउट और ले ऑफ, पहले समझाता हूं ले ऑफ, तब आपको लॉकआउट समझ में आ गया। ले ऑफ और लॉकआउट दोनों बेटा आमने सामने पेज पे रखा हुआ है, ठीक है, और दोनों पेज आमने सामने खोल के ही रखो, तब ये दोनों टॉपिक एक साथ समझ में आएगा। ले ऑफ और लॉकआउट, सुनने पे ध्यान देना बेटा, ले ऑफ और लॉकआउट, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एम्प्लॉई काम करने को आया और 2 घंटे के अंदर अंदर में उसको काम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? 5 रीजंस की वजह से। फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, फैक्ट्री में वाटर भरी हुई थी, फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी खराब था, रॉ मटेरियल की कमी थी, ठीक है, या फिर ब्रेकडाउन हो गया था मशीनरी का। समझा? मुझे बताओ इसमें कहीं भी एम्प्लॉय की कोई गलती है? एम्प्लॉय तो आया ना काम करने को, यानी अगर एम्प्लॉय काम करने को आया और 2 घंटे में उनको काम ऑफर नहीं किया गया ड्यू टू दिस रीजन, तो ये ले ऑफ है। इसके अलावा कोई और रीजन होगा तो वो लॉकआउट होगा। अगर ये 5 रीजंस की वजह से एम्प्लॉयर काम करने को नहीं दे रहा, कौन से 5 रीजन? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर कट, मशीनरी खराब हो चुकी है, रॉ मटेरियल नहीं है, फैक्ट्री में नेचुरल क्लाइमेट की वजह से पानी वानी भरा पड़ा है, तो इन सब कारणों से या फिर ऐसे ही सिमिलर कोई रीजन की वजह से अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो ले ऑफ, अदरवाइज लॉकआउट। ध्यान से, लॉकआउट करता है एम्प्लॉयर। लॉकआउट कौन करता है बेटा? एम्प्लॉयर। ले ऑफ भी एम्प्लॉयर करता है, लेकिन ले ऑफ में मजबूरी होती है, लॉकआउट में कोई मजबूरी नहीं होती। समझा? सुनो, जब भी आप ले ऑफ करोगे तो ले ऑफ कभी कभी बेटा पार्ट टाइम के लिए भी हो सकता है। मैंने क्या बोला कि ले ऑफ हो रहा है, बिजली नहीं है, आ गई बेटा 4 बजे बिजली, ठीक है, आ जाओ काम करने को, ठीक है, लेकिन मशीनरी खराब है तो आ जाओ बेटा काम करने को। बोलोगे अमित सर इसमें तो उसको आधे दिन की सैलरी मिलेगी। नहीं बेटा, पूरी मिलेगी। समझा? दूसरा, कभी कभी क्या होता है, फैक्ट्री अगर आसपास में एक एम्प्लॉयर के 4-5 फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री में ले ऑफ हो गया, ठीक है, आप दूसरी फैक्ट्री में जाके काम कर लो, लेकिन एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री का डिस्टेंस 6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब तुम बोलोगे भाई मुंबई वाली फैक्ट्री में लॉकआउट हो रहा है, जाओ दिल्ली चले जाओ काम करके आ जाओ। भाई ऐसे तो नहीं उड़ते हुए दिल्ली चला जाएगा, टाइम लगेगा ना भाई। तो इसलिए क्या बोला, 6 to 7 किलोमीटर का अगर गैप पे आपकी फैक्ट्री है तो ठीक है, आप जा सकते हैं। 1 मिनट पहले पूरा मुझे कंप्लीट करने दो। लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि जब भी आपका ले ऑफ होगा तो आपको वेजेस दिया जाएगा। ले ऑफ होगा तो क्या दिया जाएगा? वेजेस दिया जाएगा। ले ऑफ होगा तो क्या होगा बेटा? वेजेस। लेकिन अगर मान लो आपको एक फैक्ट्री में ले ऑफ हुआ और दूसरे फैक्ट्री में काम करने को भेज दिया गया, तो मिल गया ना आपको पैसा, मिल गया ना आपको पैसा। लेकिन आपका ले ऑफ हो रहा है और मैं आपको काम कोई ऑफर नहीं कर रहा हूं, तो मैं आपको वेजेस पे करूंगा। मैं आपको क्या पे करूंगा बेटा? वेजेस पे करूंगा। देखो क्या लिखा हुआ है, layoff means not giving employment within 2 hours reporting to work. Layoff can be for half days also, wherein the workers shall be asked to come in the second half of the shift. तीसरा, a factory employed 50 or more but less than 100 employee can lay off its worker who have completed 1 year of service by paying compensation 50% of the salary or wages. और अगर फैक्ट्री में 100 से ज्यादा वर्कर है तो आपको ले ऑफ करने से पहले सीजी से पूछना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको परमिशन दे देते हैं तो ही आपका ले ऑफ पॉसिबल है, अदरवाइज आपका ले ऑफ बेटा पॉसिबल नहीं है। याद रहेगा? तो ये क्या है बेटा? ले ऑफ। ठीक है, अब पूछो डाउट। सर यही कि अगर ले ऑफ के दिन पे वही
पूछना था कि वो आपने बताया ना लियो आपके दिन पर को पूरा दिन का वेजेस मिलेगा, तो सर उस दिन का आधा टाइम तो उन लोग ने अगर सिर्फ कोई दूसरी फैक्ट्री पे काम कर लिया और आधा दिन का दूसरा फैक्ट्री पे कर लिया तो पूरे दिन का वेजेस मिलेगा। तो पूरे दिन का मिलेगा कि दोनों फैक्ट्री में पूरे दिन का उसको वेजेस मिल जाएगा ना, दोनों फैक्ट्री का अलग अलग क्यों। चलो नेक्स्ट आ रहा है बेटा लॉकआउट। अब देखो लॉकआउट क्या है, लॉकआउट में टेम्परेरी बिजनेस को क्लोज करता है एम्प्लॉयर। लेकिन एक बात बताओ, लॉकआउट रिवेंज के बदले में हो सकता है, रिवेंज के तौर पे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय इलीगल स्ट्राइक पे चले गए, ठीक, तो एम्प्लॉयर ने भी 5 दिन की लॉकआउट कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने लेक्चर रखा, आप लोग नहीं आए, मैंने 5 चैप्टर डिम टू बी कंप्लीटेड मान लिया, ये तो रिवेंज हो गया ना भाई। तो बोला ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो लॉकआउट का मतलब क्या है बेटा, लॉकआउट का मतलब सिंपल है कि एम्प्लॉयर टेम्परेरी पीरियड के लिए क्या कर रहा है बेटा, बिजनेस को क्लोज कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा लॉकआउट कभी स्ट्राइक का रिवेंज नहीं होना चाहिए। अगेन जिस पीरियड में आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते थे उसी पीरियड में लॉकआउट पे भी नहीं जा सकते। याद आ रहा है स्ट्राइक पे कब कब नहीं जा सकते थे, पेंडिंग पड़ा हुआ है कोई केस, कहां पे, लेबर कोर्ट में, नेशनल ट्रिब्यूनल में, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, या आर्बिट्रेशन के पास, या फिर कहीं भी पेंडिंग पड़ा हुआ डिसीजन आ चुका है कॉन्सुलेशन ऑफिसर का तो 7 डेज का वेट करो। सेम वही पीरियड यहां पे भी लिखा हुआ है। और अगर एम्प्लॉयर ने गलत तरीके से लॉकआउट किया तो फाइन देख लो जरा, फाइन देख के हंसी आएगी। 1000 रुपए का फाइन लगेगा। कितना फाइन लगेगा, 1000 रुपए का। या तो 1 मंथ का जेल हो सकता है या मैक्सिमम 1000 रुपए का क्या लग सकता है बेटा, फाइन। इससे ज्यादा का फाइन आपको नहीं लगेगा। आ रही है बातें समझ में, पक्का, कोई डाउट। तो ये था बेटा आपका लॉकआउट और ले ऑफ। अब आते हैं रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है धक्के मार के बाहर निकालना। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, धक्के मार के बाहर निकालना। मतलब ओवर सरप्लस ऑफ लेबर है, समझ में आ रहा। जब ओवर सरप्लस ऑफ लेबर है तो आपको कंपनी से बाहर निकाला जा रहा है। मान लो रोशनी किसी कंपनी में काम करती है, अभी भी रिसेंटली ज्वाइन की, 5 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट था। एम्प्लॉयर ने 1 साल काम करवाया, बोला बेटा रोशनी अब आप जा सकते हो, अब हमें आपकी नीड नहीं है। अब मुझे बताओ रोशनी का रिप्लाई क्या होगा, सर एक बात बताओ कितने साल के लिए अपॉइंट किया था, 5 ईयर्स, और मुझे कब भेज रहे हो, 1 साल के बाद ही। अगर आपने मुझे नहीं रखा होता तो मैं दूसरी कंपनी का अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं करती ना। तो ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो रिमेनिंग पीरियड मेरे बचे हुए ना 4 साल, उसका मुझे कॉम्पनसेशन दे दो। मैं हंसी हंसी निकल जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, रिट्रेंचमेंट कब होता है, ओवर सरप्लस ऑफ लेबर। रिट्रेंचमेंट कब होता है बेटा, ओवर सरप्लस ऑफ लेबर। तो सुनना, अगर ओवर सरप्लस ऑफ लेबर की वजह से रिट्रेंचमेंट कर रहे हो तो बेटा आपको उसको क्या देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन। याद कीजिए इनकम टैक्स में हमने सैलरी चैप्टर में पढ़ा था, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, और उसमें से एग्जम्पशन मिलता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 का। क्या था लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3, सैलरी चैप्टर में रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन पढ़ा था, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन इज टैक्सेबल और लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 शैल बी एग्जम्प्ट। याद आ रहा है कुछ, उसमें पहला पॉइंट ही लिखा हुआ था कि कॉम्पनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जाके देखना घर पे नोट्स, सैलरी चैप्टर में कॉम्पनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और ₹5 लाख, और एक कैलकुलेशन था 15 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय सैलरी लास्ट ड्रॉन मल्टीप्लाइड बाय राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस व्हिचएवर इज लेस। इन तीनों में से जो भी लेस होगा उतना आपका रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन एग्जम्प्ट हो जाएगा, और बाकी का रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन बेटा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर इस ग्राउंड पे तुम्हें निकाला जा रहा है तो क्या रिट्रेंचमेंट है, ज्यादा टाइम तुम बीमार रहते हो, इलनेस, तो क्या रिट्रेंचमेंट है, नहीं। दूसरा, आप कंपनी के डिसिप्लिन को तोड़ते रहते हो, उसके बिना पे आपको निकाला जा रहा है तो क्या रिट्रेंचमेंट है, आंसर इज नो। दूसरा, आपका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का था, 5 साल खत्म हुआ आपको निकाल दिया बाहर, क्या रिट्रेंचमेंट है, बोला नहीं। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता है ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां पे रिट्रेंचमेंट काउंट नहीं किया जाएगा। देखो मैंने लिख दिया है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट नहीं है बेटा। रिटायरमेंट ऑन रीचिंग द एज, मतलब 60 ईयर्स के हो गए। टर्मिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल का तुम्हारा टर्मिनेशन, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। देन टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, मैंने खुद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। एंड टर्मिनेशन ड्यू टू द कंटिन्यूड इल हेल्थ, लगातार बीमारी रहते हो भाई, बीमारी देखो या तुम्हारा काम देखो। मैं आ रही है बातें समझ में, आज रिमोट वगैरह कुछ नहीं है। ओ इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए ध्यान से एक बात और, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर एम्प्लॉय को रिट्रेंच कर रहे हो तो नोटिस जरूर देना।
जिस एम्प्लॉई का काम किए हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है उसको बिना नोटिस के रिट्रेंच नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पक्का देना पड़ेगा, बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के आप रिट्रेंच नहीं कर सकते। इतनी बातें समझ में आ गई? कोई डाउट? पक्का? तो ये खत्म हो गया बेटा रिट्रेंचमेंट। अच्छा एक बात बताओ, क्या रिट्रेंचमेंट के बेसिस पे केस फाइल किया जा सकता है? लॉ में करने बोला यस, रिट्रेंचमेंट के बेसिस पे केस फाइल किया जा सकता है। कब? जब आपका रिट्रेंचमेंट गलत तरीके से किया गया हो। जब आपका रिट्रेंचमेंट गलत तरीके से किया गया हो तो रिट्रेंचमेंट के बेसिस पे केस फाइल किया जा सकता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो ये आपका बेटा खत्म हो गया क्या? रिट्रेंचमेंट। अब एक बात सुनना, इस पूरे एक्ट में मैंने ज्यादा से ज्यादा क्या दे रखा है? क्वेश्चन। टॉपिक इंपोर्टेंट कितने हैं? वो डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा, और ये 4, इनके ऊपर क्या आता है बेटा? शॉर्ट नोट्स। और ज्यादातर क्या आएंगे? केस स्टडी। केस स्टडी कैसे? चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। थर्टी 31 दे रखे केस। जितना बड़ा बेटा चैप्टर नहीं उससे ज्यादा क्या है? केस स्टडी। और एक भी छोड़ के मत जाना, अगर आप सिर्फ ये केस स्टडी भी पढ़ लोगे ना तो एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो 408 पेज पे आओ बेटा, 408 पेज पे, वहां पे क्वेश्चन नंबर 13 देखो। एक इजी सा क्वेश्चन करवा के आपको दिखाता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, द सर्विस ऑफ बस कंडक्टर वॉज टर्मिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ वीक आई साइट, डज इट अमाउंट्स टू अ वैलिड ग्राउंड ऑफ रिट्रेंचमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट? क्या ये रिट्रेंचमेंट कहलाएगा भाई? नहीं ना, रीजन है ना, रीजन है। मैं क्या बोल रहा हूं, रिट्रेंचमेंट होता है विदाउट रीजन, ओवर सरप्लस ऑफ लेबर, तो ये रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब बताओ आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले रिट्रेंचमेंट का मीनिंग, क्या रिट्रेंचमेंट नहीं होता है, फिर कंक्लूजन। पहले समझाओगे ना, क्या रिट्रेंचमेंट नहीं होता है, फिर क्या लिखोगे? कंक्लूजन। आई साइट का वीक होना इज नॉट ए ग्राउंड ऑफ रिट्रेंचमेंट, हेंस इसको हम रिट्रेंचमेंट नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा? नहीं, केस अगर याद है तो, मुझे याद था मैंने लिख दिया, आपको नहीं याद है मत लिखिए। पेज नंबर 410, केस नंबर 21। रमन वाइल वर्किंग इन अ फैक्ट्री डाइड अ नेचुरल डेथ। ठीक है? द फॉलोइंग वर्कर्स रिफ्यूजेस टू वर्क अंटिल हिज फैमिली मेंबर आर समन एंड डेड बॉडी इज सेंट टू हिज नेटिव प्लेस, डज इट अमाउंट्स टू अ स्ट्राइक? क्या ये स्ट्राइक माना जाएगा? सिंपैथिक स्ट्राइक। क्या माना जाएगा बेटा? सिंपैथिक स्ट्राइक। आ रही है बातें समझ में? तो इसको कैसे लिखने का? सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे स्ट्राइक क्या होता है, और फिर सिंपैथिक स्ट्राइक को एक्सप्लेन करेंगे, और फिर बाद में इस क्वेश्चन के फैक्ट और कंक्लूजन। देखो जैसे मैंने आंसर लिखा है ना एकदम, बस 1-2 लाइन में आंसर खत्म हो जाते हैं बेटा ऐसे। देखो केस नंबर 27, an employee was engaged in a strike which was declared legal and justifiable. He claimed wages for a strike period. Can he do so? Yes. हमने क्या बोला था, अगर स्ट्राइक लीगल होगा और जस्टिफेबल होगा तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, आप अपना वेजेस क्लेम कर सकते हैं। अभी समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएंगे? बहुत इजी चैप्टर है बेटा। तो ये खत्म हो गया आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट।